हेलो एवरीवन, आज हम दंतुलित मुस्कान लेके आए हैं पोयम। और इसे लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि सारे एमसीक्यू आपके इसमें कवर हो जाए। इसमें आपके पार्ट पूरी कविता से रिलेटेड एमसीक्यू भी हैं और कविता संबंधी यानी पद्यांश संबंधी भी एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। चलिए ये पैराग्राफ आपका 2016 में आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कवि ने बच्चे की मुस्कान को दंतुलित क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे के मुख में दांत नहीं है, दांत बच्चे के मुख से थोड़ा बाहर आ गए हैं, या बच्चे के मुख में दांतों की पंक्ति टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि बच्चे का मुख नन्हे नन्हे नए उगते दांतों की पंक्ति से सुशोभित हो रहा है। तो आंसर इसका ये फोर्थ ही होगा। फोर्थ सबसे सही आंसर है। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि अपने घर में बच्चों के समान सुंदर देखने वाले कमल के फूल उगाते हैं, या कमल का फूल झोंपड़ी में खिल रहे हैं जिन्हें तालाब में होना चाहिए, या बच्चे का धूल से सना शरीर देखकर कवि को लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब में नहीं उनकी झोपड़ी में खिल उठे हों, या बच्चे की उपस्थिति से कवि को लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिले हुए हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड वाला, बच्चे का धूल से सना शरीर देखकर कवि को लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब में नहीं उनकी झोपड़ी में खिल उठे हों। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से क्या आशय है? सुंदर कोमल शिशु के स्पर्श मात्र से ही कठोर हृदय मनुष्य भी द्रवित हो उठता है, या बच्चों के कोमल स्पर्श में पाषाण सदृश हृदय में भी वात्सल्य की धारा बहा देने की क्षमता है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हैं, या फिर बच्चे के स्पर्श करने मात्र से ही पत्थर से जल की धारा फूट पड़ती है। तो इनमें फर्स्ट और सेकंड पहले एक बार और देख लेते हैं कि सुंदर कोमल शिशु के स्पर्श मात्र से ही कठोर हृदय मनुष्य भी द्रवित उठता है, या बच्चे के कोमल स्पर्श पाषाण सदृश हृदय में भी वात्सल्य की धारा की बहा देने की क्षमता है। दोनों ही सही है। तो इसका आंसर जो होगा पहला और दूसरा दोनों ठीक है, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पाषाण का समानार्थी नहीं है। समानार्थी शब्द यानी शिला, पर्वत, प्रस्तर या फिर पत्थर। तो पर्वत इसका पाषाण का पर्वत समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति को पढ़कर मन किस भाव से भर उठता है? घृणा से, वैराग्य से, वात्सल्य से या विस्मय से? तो वात्सल्य से, वात्सल्य रस इसमें है, अगर पूछा जाए तो वात्सल्य रस है। नेक्स्ट है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदी के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है, धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अब क्या दे रखा है इसमें कि नदियों के पानी का जादू से क्या तात्पर्य है? नदी में पानी जादू से बहता है, या फसल पकने के लिए नदियों के पानी का जादू ही काफ़ी है, या नदियों के पानी पर किसी ने भी जादू किया है, या नदियों के पानी में जीवन दायी अमृत तत्व होते हैं जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी होती हैं। तो नदियों के पानी में जीवन दायिनी अमृत तत्व हैं, इसमें सब कुछ आया हुआ, यही सबसे सही है कि तत्व होते हैं जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी होती है। नेक्स्ट दे रखा है, जहाँ हाथों के स्पर्श किस ओर संकेत करता है? यहाँ पर जो हाथों का स्पर्श दे रहा किस ओर संकेत करता है? लहराती फसलों को छूना, किसानों का श्रम, खेती की मिट्टी को स्पर्श करना, बीज बोने से पहले उन्हें स्पर्श करना। तो किसानों के श्रम को स्पर्श, हाथों का स्पर्श मतलब किसानों का श्रम। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, कौन सा विकल्प कवि के आशय को सही प्रकट करता है? फसलों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव मौजूद होता है। बीज बोने से पहले खेत की मिट्टी की जांच आवश्यक है। भूरी काली संदली मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
या फसलों में भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म उनके पूरी तरह पकने के बाद ही दिखाई देते हैं। तो देखा जाए तो इसमें जो इसका आंसर है वो फर्स्ट ही है कि फसलों के विभिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, स्वभाव, स्वाद का प्रभाव मौजूद होता है। आंसर होगा इसका फर्स्ट। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। कौन सा कथन काव्य पंक्ति के भाव को दूसरे शब्दों में प्रकट करता है? यानी फसलों में सूर्य की किरणें ही दमक रही हैं, या वास्तव में सूरज की किरणें ही अपना रूप बदलकर इस तरह की फसल के रूप में उग आती हैं, या सूरज की किरणें ऊष्मा देकर फसलों को उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान करती हैं, या उपयुक्त सभी। तो देखा जाए उपयुक्त सभी ही इसका आंसर होगा। उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करी है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में उल्लेखित कौन से तत्व का संबंध प्रकृति से नहीं है? नदियों का पानी, मिट्टी, हाथों का स्पर्श, या सूरज की किरणें एवं हवा। तो हाथों का स्पर्श। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा तत्व का संबंध प्रकृति से नहीं है? प्रकृति देखो, नदी का पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा, ये सब है, लेकिन यही अलग है। तो इस प्रकार से अब आपका आ जाता है जो आपकी पूरी कविता से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। श्री नागार्जुन किस राज्य के रहने वाले कवि थे? तो बिहार के। श्री नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 में। श्री नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। श्री कवि ने श्रीलंका में जाकर कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। श्री नागार्जुन का देहांत कब हुआ? ये तो आप एक एक लाइन में लर्न कर लेना। 1998 में। नागार्जुन कृत्य कविता का नाम है फसल। दंतुलित मुस्कान के कवि ध्यानाकर्षण का केंद्र हैं। शेर का बच्चा, खरगोश का बच्चा, कवि नन्हा बच्चा या छोटा बच्चा? तो कवि का नन्हा बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसकी दंतुलित मुस्कान के बारे में बताया गया है। बच्चे की दंतुलित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? तो रोगी में, कमजोर में, पक्षों में, या फिर मृतकों में, मतलब मृतकों में। जलजात किसे कहा गया है? तो कमल को कहा गया है। बादल, वर्षा और मछली नहीं। जलजात मतलब जल के जाति वाला, यानी कमल के लिए बोला गया है, उसका प्रायवाची है। चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है? कवि, माता, पुत्र या श्रोता? तो कवि। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? कवि के, बच्चे के, माता पिता के? तो बच्चे का। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय जो होता है उसका पिघल जाना, उसमें दया उत्पन्न हो जाना, वो है। दही, घी, शहद, जल, दूध का योग जो देवता तथा और अतिथि के सामने रखा जाता है उसे यह दंतुलित मुस्कान कविता का कहा है। प्रसाद ने, इत्र ने मधुपर्क कहा है या फिर गव्य कहा है? तो मधुपर्क कहा है। अनिमेष देखने का क्या अर्थ है? रुक रुक कर देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना, इनमें से कोई नहीं। तो लगातार देखना। माँ उंगलियाँ क्या करती रहती हैं? मधुपर्क करती हैं, भोजन करती, संपर्क करती हैं, स्नान करती हैं। मधुपर्क के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? शफालिका के, गुलाब के, कमल के या चंपा के? तो शफालिका के। कठिन पाषाण पिघल कर क्या बन गया है? जल, नदी, सुंदरता या फिर झरना? तो जल बन गया है। प्रस्तुत कविता में कवि की किसके आंखें चार हुई हैं? किससे आंखें चार हुई हैं? बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, बच्चे के भाई से या स्वयं के बच्चे से? तो स्वयं के बच्चे से। कवि ने फसल को कितनी नदियों का जादू कहा है? 1, 2, ढेर सारी या अनेक? तो ढेर सारी। नेक्स्ट दे रखा है फसल में किसकी प्रधानता है? आत्मा की, परमात्मा की, प्रकृति की, माया की? प्रकृति की प्रधानता है। फसल के लिए जादू का काम कौन करता है? नदियों का पानी, तालाब का पानी, वर्षा का पानी या गड्ढे का पानी? नदियों का पानी। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? किसान के, व्यापारी के, कवि के या फिर जनसाधारण के? तो किसान के। नेक्स्ट दे रखा है फसल किसके हाथों के स्पर्श की गरिमा है? तो करोड़ों, हजारों, दर्जनों या सैकड़ों? तो करोड़ों लोगों के हाथों की
स्पर्श की गरिमा है। फसल किसके स्पर्श की महिमा है? मिट्टी के, जल की, हवा की या हाथों की? तो हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल कविता की भाषा में विशेषता है? बोलचाल की, व्यंग्यात्मक, भाव प्रधान या ओज गुण? बोलचाल की भाषा की। फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? नदी के पानी का या हवा के थिरकन का, सूरज की किरणों का या इनमें से कोई नहीं? हवा के थिरकन का। फसल किसका रूपांतरण है? वायु का, वर्षा की बूंद का, सूर्य की किरणों का या किसान की सोच का? तो सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। प्रस्तुत कवित्व प्रयुक्त छंद, कौन सा छंद प्रयुक्त है? मात्रिक, वर्णिक या मुक्तक या इनमें से कोई नहीं? तो मुक्तक छंद थर्ड आंसर इसका होगा। अब स्वयं मूल्यांकन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे मैं हर वीडियो में देती हूँ, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डालना है इसका आंसर। आप किसी एक वीडियो में आपको ये सारे आंसर प्रेजेंट किए जाएंगे। काव्यांश के आधार बताइए कि किसका परिचय किसके साथ न होने की बात हो रही है? कवि शिशु की माँ को की धन्य क्यों मानता है? मधुपक्ष का सही लक्षण या लाक्षणिक अर्थ है? या कनखी मारना का सही अर्थ है? निम्नलिखित में से फसलों को उगाने में योगदान रहता है। ये सब दे रखे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत सहायक सिद्ध हुई होगी और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।